हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। हम डिस्कस कर रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट। लास्ट वाले जो है लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फेजर्स के बारे में। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेजर डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अब उनको हम यूज करेंगे आगे सभी तरह के सर्किट्स में। होप आपको लास्ट लेक्चर समझ में आया होगा, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आया होगा। फेज के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनता है। और अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आई हो तो हम दोबारा उसकी प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग जब उनका यूज करेंगे अलग अलग सर्किट्स में, तब आपको होपफुली क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी चैप्टर का। सो ऑल्टरनेटिंग करंट में हम आगे आ जाएं तो बेसिक कंपोनेंट्स एंड टर्म्स। मैंने आपको कहा था ये चैप्टर बड़ा ही न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट इसके अंदर मतलब न्यूमेरिकल आपको इसमें मिलेगा और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बेसिक टर्म्स बताई थी। आज अगेन हम नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट्स एंड बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आगे जब हम मिक्स करेंगे, जब इनको कंबाइन करते हैं कॉम्बिनेशन, तब हमें कोई तकलीफ नहीं आती अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिक चीजों के बारे में, बेसिक तरीके, क्योंकि बेसिक हमने पढ़ लिया अगर ढंग से तो बाद में बस इनको आपको ऐड करना है, इसलिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स एंड टर्म्स। एसी सर्किट में, एसी के जो चैप्टर में बेसिक कंपोनेंट्स जो हम यूज करेंगे वो देखो क्या है, और बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हमारे पास। सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट हमारे पास आता है फर्स्ट है रजिस्टर। तो रजिस्टर आप सबको पता है, रजिस्टर यूज करते हैं। ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस। तो सेकंड चीज क्या आ जाएगी? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करेंगे। ये रजिस्टर आपको क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस हिंड्रेंस। तो उसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। यूनिट आपको पता है इसकी, आर की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम यूनिट है। तो रजिस्टर एक कंपोनेंट है और इसका रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है आर और यूनिट होती है ओम। नेक्स्ट थर्ड क्वांटिटी आ रही कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं और ये रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। तो रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट कंपोनेंट आता है पहले जो एसी सर्किट में यूज करोगे, वो है आपका कैपेसिटर। अब एसी सर्किट में कैपेसिटर भी यूज करते हैं। ये आ गया कैपेसिटर। अब जब इसको सर्किट में यूज करोगे, कैपेसिटर, रजिस्टर भी यूज करोगे तो कैपेसिटर भी यूज करोगे। तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। अब ये टर्म आपके लिए नया है, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर आप लगाते हो जिसकी कैपेसिटी सी गिवन होगी, जब ये सर्किट में लगाओगे तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या एक्सी होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू क्या होती है वो आप सर्किट में पढ़ोगे। फिलहाल मैं आपको इसकी वैल्यू को लिख देता हूं। एक्सी की वैल्यू होती है 1/C ओमेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। सी आपको पता है क्या होता है? कैपेसिटेंस। सी कैपेसिटेंस होगा जो फेरेड में या माइक्रो फेरेड में गिवन होता है। तो सी गिवन होगा, कैपेसिटेंस को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे, 1 में डिवाइड करोगे तो एक्सी आएगा। अब आप बताओ, मैंने आपको बताया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इट्स कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अगर ये भी रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? एक्सी की यूनिट। तो एक्सी की वैल्यू तो आ गई 1/C ओमेगा, और इसकी यूनिट जो आएगी, तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? ओम। रेजिस्टेंस है, नाम इसका रिएक्टेंस बोला है, बट ये इसकी रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, तो यूनिट सेम होगी। यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। सो कैपेसिटर एक कंपोनेंट हो गया और इसका रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एक्सी। यूनिट होगी ओम। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट कंपोनेंट नंबर 5 तक पढ़ लिया था, 5 पॉइंट पढ़ लिए थे, 6 पॉइंट आएगा ये। 6 पॉइंट है इंडक्टर। इंडक्टर भी बोल सकते हैं, इंडक्शन कॉइल भी बोल सकते हैं।
इंडक्टर या इंडक्शन कॉइल। तो कॉइल जो हम यूज करते हैं आपको पता है कॉइल है, कैपेसिटर के बाद नेक्स्ट क्या यूज करेंगे, कॉइल। तो कॉइल है, इसमें आपको गिवन होगा कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। कॉइल के लिए क्या गिवन होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, इसको लिखते हैं एल से। कैपेसिटर के लिए क्या गिवन होता है, सी कैपेसिटेंस, और कॉइल के लिए क्या गिवन होगा, इंडक्टेंस एल, राइट। सो अगेन जब इसको भी आप सर्किट में यूज करोगे, जब इसको भी हम सर्किट में यूज करेंगे तो ये भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये भी एक कंपोनेंट है, इसको आप सर्किट में यूज करोगे। तो जैसे इसको सर्किट में लगाया इसी सर्किट में, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्शन कॉइल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम लिखेंगे एक्सएल से, और इसकी वैल्यू होती है एक्सएल की, ये हम आगे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू होती है एल ओमेगा। एल ओमेगा इसकी वैल्यू है, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। यूनिट क्या होगी, ओम। क्लियर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, वैल्यू होगी एल ओमेगा, यूनिट होगी ओम। अब देखो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है सस्पेक्टेंस। 8 क्वांटिटी आएगी सस्पेक्टेंस। अब सस्पेक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस मतलब होगा, इसको हम लिखेंगे एस से, और ये रिएक्टेंस का इनवर्स होता है 1 रिएक्टेंस। तो आपने रिएक्टेंस पढ़ा, तो रिएक्टेंस का इनवर्स क्या होगा, ससेप्टेंस। इसको लिखते हैं एस से। तो एस दो टाइप का हो जाएगा, एक तो होगा एस सी, ये आएगा 1/XC। एस सी की वैल्यू क्या होगी, 1/XC, क्योंकि आपका रिएक्टेंस दो टाइप का है, XC और XL। तो S भी दो टाइप का हो जाएगा, SC और SL, 1/XL। तो रिएक्टेंस का इनवर्स करना है, इसको ससेप्टेंस बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू हम यहां से इजीली निकाल सकते हैं। तो कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का इनवर्स, ससेप्टेंस होता है रिएक्टेंस का इनवर्स। तो रिएक्टेंस के इनवर्स को ससेप्टेंस कहते हैं, राइट। 8 के बाद 9 पॉइंट पे आ जाओ। 9 पॉइंट है इंपीडेंस। 9 पॉइंट इज इंपीडेंस, इसको Z से नोट करते हैं। अब इंपीडेंस क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इंपीडेंस। आपने देखा सर्किट में हमने क्या लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, फिर हमने क्या सर्किट में क्या लगाया, तो कॉइल लगाएंगे या फिर हम कैपेसिटर लगाएंगे। कॉइल लगाएंगे तो एक्सएल रेजिस्टेंस मिलेगा, और कैपेसिटर लगाओगे तो एक्सी मिलेगा। तो अगर सर्किट में दोनों हो, रेजिस्टेंस भी हो और रिएक्टेंस भी हो, तब कॉम्बिनेशन से बनता है इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होता है, ध्यान से समझे। इंपीडेंस मींस कॉम्बिनेशन ऑफ, इंपीडेंस जो आएगा Z, हम कह सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो Z की जो वैल्यू आएगी, Z, ये हम ऐसे निकालेंगे Z की वैल्यू। Z के लिए रिलेशन होता है R² प्लस X², रिएक्टेंस का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, अंडर रूट में निकालोगे तो इंपीडेंस आएगा। ये रिलेशन कैसे आएगा, ये भी आपको जब आप इंपीडेंस पढ़ोगे, मतलब आगे सर्किट पढ़ेंगे, तब आप इसको कैलकुलेट करोगे Z का फॉर्मूला कैसे आया। बट इंपीडेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड X, और Z की यूनिट क्या होगी, ओम। अगेन इंपीडेंस भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन तो रेजिस्टेंस ही होगा। तो Z की यूनिट भी क्या होगी, ओम। तो इंपीडेंस भी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। जब R और X जब दोनों सर्किट में होंगे, तब हम Z कैलकुलेट करेंगे, एंड Z इज कॉल्ड इंपीडेंस, राइट। अब इंपीडेंस पढ़ लिया हमने, तो इंपीडेंस का इनवर्स भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इंपीडेंस का इनवर्स, ये आएगा एडमिटेंस। इंपीडेंस के इनवर्स को एडमिटेंस कहते हैं, Y। तो Y इक्वल्स टू क्या होगा, 1/इम्पीडेंस। इंपीडेंस जो आपने निकाला, इसका इनवर्स कर लें, क्या आ जाएगा, Y एडमिटेंस। तो इनवर्स ऑफ इंपीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स। यूनिट आपकी कंडक्टेंस हो, चाहे सस्पेक्टेंस हो, ससेप्टेंस और इंपीडेंस और एडमिटेंस, सॉरी, आपका जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का इनवर्स किया तो क्या आया था, कंडक्टेंस, उसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स। फिर रिएक्टेंस का इनवर्स किया था, ससेप्टेंस आया था, उसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स। फिर इंपीडेंस का इनवर्स किया, क्या आया, एडमिटेंस, इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स या फिर हम मोह कहते हैं,
MHO, इन्वर्स कर देते हैं, ओम का उल्टा लिख दिया आपने मो। तो ये भी अपने पास एक बेसिक टर्म, बेसिक क्वांटिटी होती है, तो Z का इन्वर्स करोगे एडमिटेंस मिलेगा, राइट। तो इस तरह के क्वांटिटीज, बेसिक टर्म्स और बेसिक कंपोनेंट्स हमने पढ़े, इनको हम अब यूज करते हैं सर्किट्स में। आगे चलें तो नेक्स्ट टॉपिक देखो आप। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक चीज, वो है टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट के टाइप्स पढ़ने हैं आपको। अब एसी सर्किट के टाइप्स का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं, एक बार ध्यान से देख लो। एसी सर्किट्स के जो टाइप्स पढ़ेंगे हम, इसमें क्या टाइप पढ़ने हैं, टाइप कैसे पढ़ने हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। कंपोनेंट्स अभी आपने पढ़े, तो कंपोनेंट्स में आपने पढ़ा, पहला कंपोनेंट था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पढ़ा। फिर दूसरा कंपोनेंट पढ़ा आपने कैपेसिटर। फिर तीसरा कंपोनेंट पढ़ा आपने इंडक्शन कॉइल या इंडक्टर, ये कॉइल है। अब सर्किट है एसी का, एसी सर्किट जो होता है उसमें हम केवल रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो जैसे सर्किट देखो, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, पहला सर्किट एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, ऐसा सर्किट जो केवल आर कंटेन करता हो। फिर केवल आर के बाद केवल कैपेसिटर, फिर केवल इंडक्टर, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, ओनली रजिस्टर, राइट। तो ये तो आपके 3 बेसिक सर्किट हो गए। फिर आप कॉम्बिनेशन पे आ जाओ, आप आर और सी का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, आर और सी। तो आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, फिर आर और सी का कॉम्बिनेशन, आर और एल का कॉम्बिनेशन, फिर एल और सी का कॉम्बिनेशन, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन एलसीआर, आर इसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। अब इसमें क्या है, एल भी आ गया, सी भी आ गया, आर भी आ गया, राइट। तो ये सर्किट्स हैं। पहला फर्स्ट आर सर्किट, दूसरा हो गया सी, तीसरा हो गया प्योर एल, चौथा हो गया आर एंड सी का कॉम्बिनेशन, पांचवा हो गया आर एंड एल का कॉम्बिनेशन, 6 हो गया एल और सी का कॉम्बिनेशन, 7 हो गया एलसीआर का, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन। अब आप बताओ, जब कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो ये तो कंबाइन कर रहे हैं, तो बेसिक चीज तो यहाँ पे आर, सी और एल, बेसिक बात तो हमें यहां पता होना चाहिए, फिर तभी तो हम आगे कॉम्बिनेशन कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा था आज का लेक्चर बड़ा बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ताकि बेसिक बात अगर पढ़ लोगे आर के बारे में, सी के बारे में, एल के बारे में, ताकि हम आगे इनका कॉम्बिनेशन कर सकें, कॉम्बिनेशन में हम आराम से इसको सॉल्व कर सकें। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर्किट कौन सा है, सबसे पहला सर्किट है आपका प्योर आर सर्किट, सर्किट विच कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ओनली। प्योर रजिस्टर में आप देखो, ये आर सर्किट है, आर रेजिस्टेंस है, एसी सर्किट है। तो एसी सर्किट का वोल्टेज आपको फिक्स गिवन होता है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज। तो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, अप्लाइड वोल्टेज फिक्स होगा, रेजिस्टेंस है, करंट इसमें फ्लो होगा I करंट फ्लो होगा, राइट। तो ये जो सर्किट हम पढ़ेंगे, इसकी सारी बेसिक बातें, हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं वो देखो आप। सबसे पहले आप इस सर्किट को आपने पढ़ा, तो सबसे पहले हम इसमें फ्लो होने वाले करंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करंट फ्लो होगा, तो करंट के बारे में बात करोगे, इलेक्ट्रिक करंट जो आप इसमें फ्लो हो रहा है वो आप इजीली निकाल सकते हो, I इक्वल्स टू V अपॉन R से। बिल्कुल बेसिक प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, तो बिल्कुल आप ओम्स लॉ आपने लगाया, तो I इक्वल्स टू क्या आया, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। तो V नॉट अपॉन R को हम लिख देंगे I नॉट, तो I नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। तो हमने यहां पर करंट इजीली निकाल लिया है। सबसे पहला पॉइंट, पहला सर्किट, पहला पॉइंट, करंट निकालना होता है। अब आप देखो ध्यान से, तो वोल्टेज के लिए है V नॉट साइन ओमेगा टी और करंट के लिए है I नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज भी है ओमेगा टी। तो आपको दोनों की इक्वेशन देख के लग रहा होगा कि यहां पर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ गया। तो सेकंड पॉइंट में हम यही कहेंगे कि I एंड V मतलब करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज, ये दोनों सेम फेज में है, बोथ आर इन सेम फेज। तो सेम फेज मतलब फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा, फेज डिफरेंस यहां पे 0 डिग्री का है। क्लियर, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस
नहीं है, राइट। तो अगर फेज डिफरेंस नहीं है बेटा तो हम इसके आगे चलें तो हम थर्ड पॉइंट में, जो पॉइंट नंबर 3 है इसका, तो फिर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में हमें बताया था कि हमें फेजर्स बनाने हैं, मतलब वेक्टर्स बनाने हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, राइट। सबसे पहले हम वोल्टेज बनाएंगे और वोल्टेज की इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी। आप फेजर डायग्राम बनाते हो कब? टी इक्वल्स टू 0 पुट करके। तो टी इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो वोल्टेज कौन सी एक्सिस पर आ जाएगा? एक्स पर, क्योंकि v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाली जो एरो आया आपके पास, ये v के लिए है। ये फेजर किसका बनाया? v का। अब v का फेजर ये है तो i तो सेम फेज में है ना, i का भी तो फेज एंगल यही बनेगा ओमेगा टी। तो करंट को कहां ड्रॉ करोगे? करंट को भी यहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये v है तो करंट यहीं पे ड्रॉ होगा, ये होगा i। अब देखो v भी इधर है x पर और i भी सेम एक्सिस पर है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, मींस बोथ आर इन सेम फेज। तो ये डायग्राम बनता है फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम बन गया तो पॉइंट नंबर 4 पे हम वेव डायग्राम बना सकते हैं। वेव डायग्राम, अब वेव डायग्राम कैसे बनेगा? देखो वेव डायग्राम में देखिए, वेव डायग्राम तो करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप देखो मैं इक्वेशन यहां पे लिख दूं, I इक्वल्स टू गिवन है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट के लिए ग्राफ जो आएगा वो साइन वाला आएगा। अब वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज भी तो सेम फेज में है और वोल्टेज का भी सेम ओमेगा टी एंगल है, तो वोल्टेज में भी साइन फंक्शन आ रहा है, तो वोल्टेज का भी ग्राफ ऐसे बनेगा। ग्राफ मतलब वेव ऐसे बनेगी, तो वोल्टेज के लिए हम ऐसे बनाएंगे। बट वोल्टेज का अमाउंट थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए वोल्टेज का ग्राफ हमेशा बड़ा रखोगे। ये वैल्यू है वी नॉट और ये वाली वैल्यू है आई नॉट। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों के लिए वेव डायग्राम सिमिलर बन रहा है, बिकॉज यहां पर वी और आई दोनों सेम फेज में है। जब दोनों 0 होंगे तो दोनों साथ में 0 होंगे, जब दोनों पीक पर पहुंचेंगे अपने मैक्सिमम वैल्यू पर तो दोनों साथ होंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा, कोई लैगिंग और लीडिंग यहां पर नहीं है, राइट। चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो अब आप। तो ये तो था केवल रेजिस्टेंस वाली बात, जो बड़ा सिंपल सर्किट था और ओम्स लॉ अप्लाई होता है। अब सर्किट नंबर 2 आ जाओ, तो सेकंड सर्किट हम लिख सकते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। तो एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। अब ये सर्किट हम यूज कर रहे हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। तो हमारे पास सर्किट इस तरह से आएगा, ये सर्किट है और ये अप्लाइड वोल्टेज है। तो अप्लाइड वोल्टेज हम फिक्स रखते हैं V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसलिए फिक्स रखते हैं अप्लाइड वोल्टेज, ताकि आप इस वोल्टेज का जो फेजर डायग्राम है वो भी आप फिक्स रखकर इसको स्टडी कर सको। चलिए, अब कैपेसिटर का C गिवन है, करंट इसके अंदर फ्लो होगा I। तो सबसे पहला पॉइंट हम जाएंगे करंट के ऊपर। तो करंट हमें निकालना है। अब करंट कैसे निकालेंगे? करंट हम कैसे निकालने की कोशिश करें? करंट, तो करंट निकालने के लिए कैपेसिटर के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा है इसके चार्ज का। चार्ज Q इक्वल्स टू होता है CV। चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV। कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है उसकी वैल्यू क्या है? CV। तो चार्ज अगर लिख दिया तो सेकंड पॉइंट में हम करंट भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास चार्ज है तो आप इजीली करंट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I इक्वल्स टू क्या होता है? dq बाई dt। I इक्वल्स टू dq बाई dt। तो I इक्वल्स टू dq बाई dt होता है, तो Q की वैल्यू रख दी CV और V की वैल्यू क्या है? अप्लाइड वोल्टेज क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V की वैल्यू पुट कर देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन dt। तो यहां से हमारे पास करंट की वैल्यू या करंट की इक्वेशन निकलेगी जब हम इस चार्ज की वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे
कांस्टेंट है सी और वी नॉट, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आगे की जो पूरी वैल्यू होती है इसको तो हम लिखते हैं आई नॉट, जो भी मल्टीपल होता है पीक वैल्यू, वोल्टेज की पीक वैल्यू वी नॉट है तो करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, आई नॉट। क्लियर? तो आई नॉट की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो आई नॉट की वैल्यू ये रही सी वी नॉट ओमेगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी, वोल्टेज में साइन ओमेगा टी है, करंट में कॉस ओमेगा टी है, तो क्या हम कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये करंट की इक्वेशन है। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या प्लस पाई बाई 2 हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो मिली यहां पर, सेकेंड पॉइंट में जो वैल्यू मिली है वो है करंट की। तो इसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिखा, मैं यहां पे प्लस पाई बाई 2 लिख देता हूं, पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो, सर्किट कौन सा है, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर, तो ये सर्किट सी वाला है, इसको हम शॉर्ट में सी सर्किट भी कह सकते हैं। सी सर्किट, सी सर्किट मतलब समझ गए आप, ओनली कैपेसिटर वाला सर्किट। अब देखो इधर ध्यान से, सी सर्किट में आप देखोगे आई इक्वल्स टू, वोल्टेज तो है वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो करंट यहां पर प्लस पाई बाई 2 एंगल ज्यादा है, तो इसका मतलब बताओ करंट लीड करेगा कि लैग करेगा? करंट का फेज देखो आप ध्यान से, फेज तो आप बता सकते हो फेज एंगल देखकर कि लीड करेगा कि लैग करेगा। तो यहां पर एंगल आ रहा है प्लस पाई बाई 2, प्लस मतलब आगे रहेगा, इसका मतलब करंट लीड करेगा। राइट? लीडिंग और लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर एंगल जुड़ा हुआ है, एंगल ज्यादा है, एंगल प्लस में है तो लीड करेगा। अब किसका एंगल ज्यादा है, करंट का, तो करंट लीड करेगा। यहां आप कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग करेगा। तो करंट लीड कर रहा है या फिर वोल्टेज लैग कर रहा है, बात एक ही है। क्लियर? तो अपने पास सबसे पहले तो सेकंड पॉइंट में आपको इक्वेशन मिल गई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब कुछ बातों का जवाब दे ताकि नेक्स्ट पेज पे हम पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला नेक्स्ट पेज पे जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है मुझे फेज डिफरेंस का। तो फेज डिफरेंस बताओ कितना होगा करंट और वोल्टेज में, दिख रहा है डायग्राम में, करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है, ये है फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का। और ये भी हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है तो करंट लीड कर रहा है पाई बाई 2 एंगल से। क्लियर है? दूसरा आई नॉट की वैल्यू देखना है ऐसे, आई नॉट की वैल्यू कितनी है, सी वी नॉट ओमेगा। चलो पहले इसी को ले लेते हैं। आई नॉट की वैल्यू है, आई नॉट की वैल्यू है सी वी नॉट ओमेगा और वी नॉट की वैल्यू तो वी नॉट है ही सी। अब आप ओम्स लॉ लगाओगे तो अगर हमें अब रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वी अपॉन आई से। तो मैं वी नॉट अपॉन आई नॉट करूंगा, सर्किट कौन सा है, प्योर कैपेसिटर, अप्लाइड वोल्टेज वी नॉट है, फ्लो होने वाला करंट आई नॉट है, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट करते हैं तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। बट आपको पता है यहां पर कैपेसिटर है तो रेजिस्टेंस की जगह हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस भी कौन सा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हमने पढ़ा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो थर्ड पॉइंट में हम यही निकालेंगे, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे क्या निकालना है हमें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको लिखेंगे XC से। तो XC की वैल्यू कैसे आएगी, देखो वी नॉट अपॉन आई नॉट से। अब आई नॉट की वैल्यू आपको पता है तो यहां पुट कर देते हैं। तो वी नॉट, आई नॉट की वैल्यू है सी वी नॉट ओमेगा, ये वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन सी ओमेगा। इसलिए XC की वैल्यू आप देखो कैसे आई, मैंने वहां पर आपको पहले लिखा था कि XC इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सी ओमेगा। आता कैसे, इस तरह से, करंट की इक्वेशन निकालो, करंट की इक्वेशन का पीक करंट निकाल लो, पीक करंट को पीक वोल्टेज में डिवाइड कर दो, XC की वैल्यू आ गई 1 अपॉन सी ओमेगा। राइट? अब आप देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई एफ। तो XC की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन सी ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन सी 2 पाई एफ। क्लियर? तो आप बता सकते हो फ्रीक्वेंसी का XC, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाई जाए, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी आपको पता था शुरू में, बेसिक टर्म्स में मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यूएसए में 60 हर्ट्ज होती है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी बड़ी है, यूएसए में फ्रीक्वेंसी बड़ी हुई है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा आएगा या कम आएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब इनवर्स रिलेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एक्सी डिक्रीजेस, राइट। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ले लें, थर्ड पॉइंट हो गया था, फोर्थ पॉइंट में हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बिटवीन एक्सी एंड फ्रीक्वेंसी और ओमेगा, ये की बात है। ग्राफ चाहे ओमेगा के बीच में बनाओ चाहे फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाओ, एक ही बात है। यहां पे रख दिया एक्सी, यहां पे ओमेगा भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस पर एफ भी ले सकते हो, एक्स एक्सिस पर आप ओमेगा भी ले सकते हो, बिकॉज ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है। तो एक्सी और फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन? इनवर्स का। और इनवर्स के लिए कैसा ग्राफ आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एक्सी डिक्रीजेस। क्लियर? अब यहीं से इसी पॉइंट पे हम बात करें तो एक्सी की वैल्यू आपने पढ़ लिया, एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1/c ओमेगा। फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए, फॉर डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होता है, बैटरी जो लगाई जाती है उसकी हम बात करें तो डीसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। डीसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है, उसमें किस बात की फ्रीक्वेंसी? कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी डीसी के लिए तो एक्सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/c इंटू 2πf, और एफ की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्सी आ जाएगा इनफाइनाइट। इसलिए हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर वाले में, जब हमने डीसी सर्किट में आपने पढ़ा होगा, प्योर जो है कैपेसिटर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स वाले चैप्टर में। जब कैपेसिटर को आप डीसी बैटरी के साथ यूज करोगे तो एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में जाने के बाद करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। कैपेसिटर में करंट थोड़ी देर के लिए फ्लो होता है जब तक वो चार्ज होता है, और एक बार फुल चार्ज होने के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, बिकॉज कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट ओम। कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फॉर डीसी करंट। तो डीसी सोर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, डीसी सोर्स के लिए एक्सी की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, करंट फ्लो नहीं होने देगा फॉर डीसी सर्किट। जब आप डीसी सर्किट में कैपेसिटर को लगाओगे तो करंट 0 हो जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, 6 पॉइंट देखो। आप आपने करंट की इक्वेशन देख ली, वोल्टेज की इक्वेशन देख ली, तो फेज डिफरेंस बताओ। फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो फेज डिफरेंस मैंने आपको पहले कहा था, फेज डिफरेंस क्या होगा? इसको फाई से लिखेंगे। फेज डिफरेंस आएगा +π/2, मीन्स आई लीड्स V बाय π/2। यहां पर लिख दिया +π/2, और लैंग्वेज में से लिख सकते हो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से π/2। तो लीड कर रहा है करंट वोल्टेज से, तो फिर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। अब आप फेजर डायग्राम देखना, इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है आपको पता है। फेजर डायग्राम के लिए, फेजर डायग्राम ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले वोल्टेज क्या था? V = V0 sin ωt। t = 0 पर बनाते हैं, तो t = 0 पुट करोगे तो ωt 0 होगा। तो वोल्टेज x पर आएगा, क्योंकि वोल्टेज का एंगल नहीं है। ये मैंने V के लिए फेजर बनाया, V के लिए वेक्टर बनाया। V का कोई एंगल नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि V में ωt एंगल था, और t 0 पुट करते ही ωt 0 हो गया, इसलिए V आपका x पर बनेगा। अब I के लिए आपको पता है, I के अंदर इक्वेशन क्या थी? I की इक्वेशन थी, I की इक्वेशन है I = I0 sin ωt + π/2। पढ़ा आपने सबने? इसमें t 0 पुट करो, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो करंट का एंगल क्या आएगा? करंट का फेज क्या आएगा? करंट का एंगल क्या आएगा? +π/2। मतलब करंट का फेज +π/2 है, करंट π/2 आगे है, करंट में π/2 एंगल ज्यादा होता है। तो करंट की जो इक्वेशन, करंट का जो फेजर बनेगा वो +π/2 करोगे तो करंट का फेजर इस तरफ आएगा। ये आ गए करंट, ये आ गया करंट का फेजर, ये वोल्टेज का फेजर, ये करंट का फेजर,
और आप इस डायग्राम से देखकर बता सकते हो कि करंट वोल्टेज से π/2 लीड कर रहा है। इस तरह से फेजर डायग्राम बनाए जाते हैं। तो π/2 पर क्लियर है, 90 डिग्री आगे होगा करंट, तो ये 90 डिग्री आगे बना दिया। क्लियर? तो फेजर डायग्राम बना दिया, तो फिर लास्ट वेव डायग्राम बना दें इसका। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बनाना है वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम क्या होगा, देखो कैसे बनेगा वेव डायग्राम। करंट की और वोल्टेज की दोनों की इक्वेशन आपको पता है। वोल्टेज का ग्राफ पहले बना दूं मैं। वोल्टेज सिंपल था V0 sin ओमेगा टी, तो साइन का ग्राफ बनेगा। बट करंट का ग्राफ, करंट की इक्वेशन क्या थी, I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2, या कह सकते हो cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी का ग्राफ कैसे बनता है, ये देखो, ये वाली वैल्यू करंट के लिए आएगी इस तरह से। अब आप देखो इस जगह देखना, t = 0 पर, t = 0 पर वोल्टेज तो 0 है, बट करंट अपनी पीक वैल्यू पर है। ये वैल्यू है I0 और ये वैल्यू होगी V0 की। तो करंट अपनी पीक वैल्यू पर है एट t = 0। वोल्टेज तो 0 ही है, बट करंट अपनी पीक वैल्यू पर है। इसका मतलब करंट पहले 0 था, अब करंट जब 0 होगा तब वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पे आएगा। तो आप देखो वोल्टेज क्या चल रहा है, करंट से पीछे चल रहा है, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। और यहां पर वोल्टेज करंट से पीछे चल रहा है, आप कह सकते हो करंट लीड कर रहा है। वोल्टेज t = 0 पर वोल्टेज तो 0 है, बट करंट की वैल्यू अपने पीक पर है। जब करंट 0 होगा, उस समय वोल्टेज अपने पीक पर चला जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ये पॉइंट्स हमने पढ़े। सर्किट पढ़ा हमने सी सर्किट, प्योर कैपेसिटर ओनली। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में आपने बेसिक सर्किट 2 पढ़े हैं। आगे जो बेसिक सर्किट पढ़ना है वो L, फिर हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन बेसिक सर्किट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, टिल देन गुड बाय।